अग्निमित्र शुंग के बाद शुंग साम्राज्य का शासन उनके उत्तराधिकारियों के हाथों में आया, लेकिन इतिहास में इस दौर की जानकारी बहुत सीमित और बिखरी हुई मिलती है। फिर भी जो तथ्य सामने आते हैं वे हमें एक ऐसे समय की कहानी सुनाते हैं जब साम्राज्य अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र ने गद्दी संभाली। वसुमित्र को विशेष रूप से उनके वीरता के लिए याद किया जाता है। उन्होंने पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले इंडो ग्रीक सेनाओं को हराया। कहा जाता है कि एक युद्ध में उन्होंने नदी के किनारे अपनी बहादुरी से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन राजनीतिक चुनौतियां केवल बाहरी नहीं थीं। अंदरूनी विद्रोह और प्रांतीय राजाओं की महत्वाकांक्षाएं भी साम्राज्य को कमजोर कर रही थीं। वसुमित्र के बाद एक एक करके कई शुंग शासक आए, अंद्रसेन, भागवत, देवभूति आदि। इन शासकों के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण और शिलालेख यह बताते हैं कि शुंग साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। इन उत्तराधिकारियों के समय में कला और वास्तुकला में कुछ योगदान जरूर हुआ। बौद्ध और हिंदू दोनों ही परंपराओं के स्मारक इस काल में बनाए गए। सांची और भरहुत के स्तूपों में किए गए विस्तार और नक्काशी इस बात का सबूत हैं कि शुंग काल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थानीय शक्तियां जैसे कण्व वंश और सतवाहन मजबूत होती गईं। इससे शुंग सत्ता का प्रभाव कम होता गया। आखिरी शुंग शासक देवभूति के समय में तो सत्ता लगभग नाममात्र रह गई थी और अंततः कण्व वंश ने शुंग शासन का अंत कर दिया। शुंग वंश के उत्तराधिकारी भले ही अपने साम्राज्य को मौर्यकाल जैसी ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और कला में स्थायी योगदान दिया। उनका समय हमें यह सिखाता है कि इतिहास में हर सत्ता का उत्थान और पतन तय है, लेकिन सांस्कृतिक धरोहरें पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कण्व वंश ने कैसे सत्ता संभाली और भारत के राजनीतिक नक्शे में अपनी जगह बनाई। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।